नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक अनपढ़ औरत ने कैसे एक पढ़ी लिखी औरत को सिखाया सबक। बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 12 बजने ही वाले थे। सनी अब बस कुछ ही देर में 3 साल का पूरा हो जाएगा। फरवरी का माह, हल्की ठंड रजाई के अंदर घुसा सनी माँ के सरप्राइज का इंतजार करता हुआ चुपचाप सोने का नाटक कर रहा है। शांति, जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई बेटा सनी। चल उठ जा, जल्दी से तेरा केक तैयार है। जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा ही बनाया है मैंने। तेरी पसंद की मिठाई भी बनाई है मैंने। सनी खुशी से धन्यवाद माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सुरेश, सनी बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू। सनी, थैंक यू पापा। शांति ने देखा कि सनी के चेहरे पर नींद जैसा कोई दृश्य न था। वह समझ गई कि सनी अपने जन्मदिन को लेकर के बहुत उत्सुक है और उसे नींद भी नहीं आ रही है। सुरेश और शांति ने मिलकर के सनी का बर्थडे रात को ही मनाया। सनी के चेहरे पर माँ पापा के प्यार की मुस्कुराहट झलक रही थी। भले सनी मात्र 3 साल का हुआ है, पर वह माँ पापा का प्यार दुलार बहुत बारीकी से अनुभव कर लेता है। शांति सनी के पसंद की सारी चीजें उसके जन्मदिन के एक दिन पहले से ही बनाकर तैयार रखती हैं। खासकर उसे जो जो पसंद था खाने में, वह सब शांति ने बड़े प्रेम से अपने बेटे के लिए तैयार किया। सुरेश सनी के लिए ढेर सारे खिलौने लाया और कुछ किताबें भी, क्योंकि अब वह इतना बड़ा हो चुका था कि वह पढ़ाई करना शुरू कर सके। सुरेश, ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट, ढेर सारे खिलौने और कुछ एकाध किताब, जिससे कि तुम अब पढ़ाई भी कर सको थोड़ा थोड़ा। सनी, हाँ पापा, मैं खूब पढ़ूंगा और आपके जैसा ही बड़ा आदमी बनूंगा। दरअसल सुरेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जहां उसकी सालाना आय तकरीबन 8 से 9 लाख के आसपास है। उन लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी उनके जीवन से संबंधित है। तान्या सनी से 4 साल बड़ी है। वह सनी का जन्मदिन सभी के साथ नहीं मना पाई। उसे नींद जल्दी आ गई थी तो वह सोती ही रह गई, पर कोई बात नहीं। सुबह उसने छोटे भाई को जन्मदिवस की बधाई दे दी। सनी माँ, तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाई हो? शांति, सनी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, बल्कि तेरे लिए बहुत कुछ बनाया है मैंने। सनी, अच्छा माँ, क्या क्या बनाई हो बताओ ना जल्दी। शांति, अरे सब्र करो, थोड़ा बताती हूँ। जलेबी, छेना, शाही टुकड़ा और लड्डू। सनी, इतना सब कुछ तुमने कब बना डाला? शांति, अरे बेटा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस बना डाला मैंने फटाफट। सनी, कितना काम करती हो माँ, और मैं भी तुमको कितना परेशान करता हूँ। सनी तो अपनी माँ से आधी रात को ही बातें करने में लग गया, अपनी तोतली आवाज में। शांति सनी ने बहुत सी बातें की और सुरेश भी वहीं बैठा सुनता रहा माँ बेटे की बातें। रात ज्यादा हो गई थी पर सनी है कि सो ही नहीं रहा था। शांति ने धीरे धीरे बातों के जरिए उसे अपने गोद पे लिटा लिया और चालाकी से उसे सुला दिया, क्योंकि शांति जानती थी कि अगर उसने सनी को नहीं सुलाया तो वह सारी रात बातें ही करता रहेगा। सनी को सुलाकर शांति और सुरेश भी सो गए। सुबह हो गई। सुरेश ने सनी के जन्म दिवस के उत्सव की सारी तैयारी अच्छे से कर ली थी, बस अब खाना बनाने वाला कारीगर का इंतजार था। तान्या, हैप्पी बर्थडे सनी। सनी अभी सो ही रहा था, क्योंकि रात भर उसने शांति से बातें जो की थी। तान्या, सनी उठ, आज तेरा जन्मदिन है, कितना सोएगा अब तो उठ जा।
सनी नींद में क्या है, तूने मुझे क्यों जगा रही है तू? सनी अपनी बड़ी बहन तान्या को दीदी ना कह करके तनु कहता है, उसमें उसका प्यार छुपा है। तान्या, अरे भूल गया क्या, तेरा आज बर्थडे है। सनी, याद है, पर मैंने माँ और पापा ने रात को ही मेरा जन्मदिन मना लिया, तुम सोती रह गई तो मैं क्या करूं? तान्या प्यार वाले गुस्से से, हाँ तो जगा नहीं सकता था क्या तू? मुझे तो केक खाने के लिए जल्दी रही होगी, इसीलिए तूने मुझे नहीं जगाया। सनी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने बर्थडे में केक खा लेना। सुरेश, अरे झगड़ा मत करो तुम दोनों, अभी शाम को जन्मदिन उत्सव होगा तब केक खा लेना तुम दोनों। शांति, अरे चिंता मत करो तुम दोनों, मैं बना दूंगी तुम दोनों के लिए केक। सारी तैयारियां हो चली थी, शाम होने को आई पर खाना बनाने वाला कारीगर अभी तक नहीं आया। सुरेश, शांति, अभी कारीगर नहीं आया, इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? शांति ने कहा, आप धैर्य रखिए, खाना मैं बना दूंगी। सुरेश, इतने लोगों का खाना तुम अकेले कैसे बना पाओगी? शांति, मैं बना लूंगी, वैसे भी मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ यह तो तुम जानते ही हो। शांति के मायके में उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाई थी, पर वह अपनी माँ का हर काम में सहयोग करती थी, इसलिए वह घर के कामकाज में माहिर थी। शांति ने शाम के उत्सव में बनने वाले पूरे खाने की जिम्मेदारी अकेले ही उठाई। शाम हो चुकी थी, सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया। इधर शांति खाना बनाने में लगी है, सुरेश सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहा है। साथ ही साथ उसे यह भी चिंता सता रही थी कि खाना बन तो जाएगा ना। सनी, पापा माँ कहाँ हैं? सब लोग आ गए हैं मेरे जन्म दिवस पर माँ कहीं नहीं दिख रही हैं। तान्या, हाँ पापा, माँ कहाँ हैं? सुरेश ने कहा, बेटा तुम दोनों जाओ अपने मित्र के साथ खेलो, माँ बस अभी आती ही होगी। सुरेश ने किसी तरह बच्चों को तो भेज दिया खेलने के लिए, पर उसे यह चिंता सताए जा रही थी कि अगर सही वक्त पर अच्छा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ तो सभी लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि बेटे का जन्म उत्सव में खाना भी सही से नहीं बनवा पाए। पड़ोस की महिला गीता, सुरेश भैया आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ काम में व्यस्त हैं क्या? कमाल है, बेटे का जन्मदिन है और वही नजर नहीं आ रही हैं। सुरेश ने कहा, बस तैयार हो रही हैं, आती ही होंगी। सुरेश ने झूठ का सहारा लिया ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि खाना शांति खुद बना रही है। यदि किसी को इस बात की खबर भी लगेगी तो लोग इस बात का भी बतंगड़ बना देंगे कि नाम बड़े दर्शन छोटे, एक कारीगर भी नहीं बुला सके खाना बनाने के लिए, खुद की पत्नी को ही कारीगर की तरह लगा दिया। अब आस पड़ोस को तो काम ही क्या है, कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, पर सबको इससे क्या फर्क पड़ता है कि हो सकता है सुरेश के घर पर कोई मुसीबत आ गई हो। खैर, शांति ने लगभग खाना बना ही लिया था, बस तड़का लगाना बाकी था। तभी एक पड़ोसन ने उसे खाना बनाते देख लिया। उसने यह खबर मिर्च मसाला लगा करके गीता को सुनाई। गीता ने तो यह ठान ही लिया कि वह आज शांति को सबके सामने अपमानित करके ही छोड़ेगी। वो कहते हैं ना कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसे बस मौका चाहिए दूसरों को नीचा दिखाने का। अब बच्चे के जन्म दिवस का उत्सव हो या कोई पूजा पाठ, गीता को बस मौके की तलाश रहती। गीता सुरेश के पास जाती, भाई साहब सुना है सारे मेहमानों का खाना स्वयं बना रही है आपकी, आपने कोई कारीगर नहीं बुलवाया क्या, या फिर इसको फिजूल खर्ची समझ करके बहन जी को ही काम में लगा दिया आपने? गीता की नजरों में घर का काम करना, खाना बनाना उसके लिए एक नौकर के काम के समान लगता था और वह ऐसे लोगों को अपने से छोटा समझती थी, उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं गंवाती थी। सुरेश चुपचाप खड़ा होकर के सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि लोगों को सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं था। वह तो सिर्फ वही सोचेंगे समझेंगे जो उसका मन होगा, इसीलिए सुरेश ने कोई खास उत्तर नहीं दिया। गीता इसके आगे कुछ और बोलती उससे पहले शांति आ जाती है। शांति, नमस्कार गीता बहन, आप मेरे बच्चे के जन्मदिन के उत्सव पर पधारी, हमें बहुत अच्छा लगा। गीता को थोड़ा गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बात काटने की, पर उसने अपना गुस्सा काबू में किया। गीता से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी तो वह मौका ढूंढती थी लोगों को जलील करने का। गीता शांति के पास से हट करके दूसरी पड़ोसियों के नजदीक जाकर के खड़ी हो गई। गीता, देख रही हो तुम तो इस शांति की कितनी जुबान चलती है, आई बड़ी मेरी बात काटने के लिए। अरे अनपढ़ है,
तब भी मुझसे ऐसे बात कर रही है। मैं कहाँ बिजनेस वूमेन और ये घर की नौकरानी की हैसियत से पत्नी। इसे घर के काम के अलावा भी कुछ आता ही है। इसे घर के काम के अलावा भी तो कुछ आता हो तो बताए। सारे शहर में मेरा नाम है और इसकी क्या इज्जत। गीता ने गुस्से में बहुत कुछ शांति को सुना डाला अपनी दूसरी पड़ोसियों से। खैर, सनी का जन्म उत्सव मनाया गया। सभी ने अच्छे अच्छे तोहफे दिए सनी को। तान्या ने भी सनी को एक खास तोहफा दिया। सभी ने खाना खाया, सभी ने तारीफ भी की, पर गीता को उसका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। शायद इसलिए कि वह शांति ने बनाया था। वह कोई खास नहीं, यह किसी को कोई फर्क ना पड़ा उसके खाने या ना खाने से। सभी लोग अब अपने अपने घर जा चुके थे। शांति का सारा काम अकेले ही निपटा कर सोने चली जाती है। सनी और तान्या आपस में बातें करते हैं। तान्या कहती है, सनी तूने देखा ना आज वो गीता आंटी कितना कुछ बोल रही थी हमारी माँ के बारे में। मुझे तो बहुत बुरा लगा। सनी तान्या की सारी बातें धैर्य से सुनता रहा और उसी 3 साल के बच्चे ने यह निर्णय किया कि वह अपनी माँ को बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। ऐसा कुछ करेगा जिससे कि उसकी माँ का नाम उन सभी स्त्रियों से ऊंचा हो जाए जो उसकी माँ को यह कहकर जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती कि वह अनपढ़ है। 3 साल के बच्चे में कितनी बुद्धि है इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, पर यह जरूर निश्चित है कि उसने उसी रात अपनी माँ को कुछ बनाने का सपना देखा था। सभी सो जाते हैं। अगली सुबह सनी ने माँ से जिद किया कि उसे चाउमीन खाना है। सुरेश ने यह बात सुन ली। सुरेश ने कहा, अरे सनी, माँ को क्यों परेशान करते हो, मैं बाहर से ला करके दे देता हूँ ना। शांति, नहीं आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। अरे पर तुम कितना काम करोगी, तुम थकती नहीं हो क्या। माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं थकती है। और रही बात कुछ पकाने की, तो यह तो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य है जो कि मुझे करना बहुत पसंद है। ठीक है, बना लो तुम खुद से। सनी तान्या की हर फरमाइश शांति पूरे मन से पूरा करती थी। एक वजह यह भी थी कि उसे अपने घर से बहुत लगाव था। वक्त गुजरता गया और सनी तान्या की उम्र भी बढ़ती गई। सनी थोड़ा नटखट मिजाज का बच्चा था और साथ ही साथ बहुत समझदार भी, जो अपने माँ पापा के हर परिश्रम को समझता था, फिर चाहे वह पापा के दफ्तर का कार्य हो या माँ के रसोई घर का कार्य। शांति घर पर सभी का ख्याल पूरी निष्ठा से रखती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कभी कभी उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी सभी के समक्ष। अब कभी उसे सुरेश के साथ उसके दफ्तर की पार्टी में जाना पड़ता तो कभी तान्या के विद्यालय। खैर, सनी अब बड़ा हो रहा था, इसलिए सनी को भी दाखिला सुरेश ने एक इंग्लिश मीडियम में करवा दिया, इसलिए कि आने वाले जीवन में उसे अंग्रेजी को लेकर के कोई परेशानी न उठानी पड़े। सनी का दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो जाता है। शांति बहुत खुश हो जाती है। शांति उसे घर पर ही थोड़ा बहुत सिखाती समझाती रहती है कि विद्यालय में कोई पापा के बारे में पूछे तो उसे क्या बताना है। शांति, बेटा सनी अगर तुमसे कोई पूछे कि तेरे पापा क्या करते हैं तो सबको यही जवाब देना कि पापा ऑफिस जाते हैं। सनी, ठीक है माँ। सनी को उसकी माँ उसे यह सब सिखा देती हैं, पर उसे ज्यादा कुछ आता ना था। उसके अलावा उसे कुछ नहीं सिखाया। उसने कहा, और सब तुझे तेरे पापा समझा देंगे। ठीक है माँ। सनी के पापा ने भी उसे कई बातें समझाई और तान्या ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सनी को सब कुछ बताने की, पर तान्या भी कहाँ इतनी बड़ी थी कि सब कुछ बता सिखा सके। अगला दिन सनी का आज विद्यालय में पहला दिन था। वह थोड़ा परेशान था कि आज वह बिना माँ के कैसे विद्यालय में रहेगा, पर उसके अंदर पढ़ने की ललक थी, इसलिए उसने ज्यादा नानुकुर नहीं की और विद्यालय के लिए झटपट तैयार हो गया। सनी को विद्यालय छोड़ने सुरेश जा रहा था, पर शांति का भी मन नहीं मान रहा था सनी को अकेले छोड़ने का। किसी तरह तान्या के पहली बार विद्यालय जाने पर उसने खुद को संभाला था, पर आज फिर से वही बेचैनी। शांति भी उसे विद्यालय छोड़ने गई। विद्यालय में वह खूब रोई, पर सनी नहीं रोया। ताजुब की बात है, जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो वह रोता है, पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। खैर, किसी तरह शांति ने सनी का हाथ छोड़ा और उसे कक्षा के अंदर जाने को कहा। तान्या सनी के साथ ही थी। सुरेश ने जानबूझ करके सनी का दाखिला उसी विद्यालय में करवाया जहाँ तान्या पढ़ती थी। सनी के विद्यालय का पहला दिन। सनी की अध्यापिका रूपाली, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सनी ने जवाब दिया अपनी मासूमियत आवाज में, मेरा नाम सनी है। रूपाली, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो,
तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सनी ने कहा, पापा ऑफिस जाते हैं। रूपाली, और तुम्हारी माँ? सनी कुछ देर चुप रहा क्योंकि उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उसने अपना दिमाग लगाया और ऐसे ही बोल दिया, माँ ऑफिस करती हैं। रूपाली, वेरी गुड बेटा सनी। रूपाली ने सनी से ज्यादा प्रश्न नहीं किए क्योंकि वह उस बच्चे की स्थिति समझ रही थी कि वह पहली बार विद्यालय आया है तो उसे घबराहट हो रही होगी। रूपाली ने उसे उसकी कक्षा दिखाई और बोली, जाओ बेटा, वो तुम्हारी कक्षा है, तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी कक्षा के टीचर अभी आ जाएंगे। देखो वहाँ पर कितने सारे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, सभी से बात करो, मित्र बनाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, अब तुम पढ़ाई करो। इतना सब कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है। सनी अपनी कक्षा में शांति से बैठ जाता है और उससे जो भी यह सवाल करता है कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो वह सिर्फ एक ही जवाब देता है सबको कि माँ पापा ऑफिस करते हैं। उसे खुद इसका सटीक मतलब नहीं पता होता है कि वह क्या कह रहा है, परंतु उसने जो भी कहा वह गलत भी तो नहीं। खैर यह सब बाद में देखेंगे, अभी तो सनी का विद्यालय का पहला दिन ही शुरू हुआ है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, करते करते एक हफ्ते बीत जाते हैं। सनी अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, जिससे उसके सारे अध्यापक उससे खुश रहते हैं। अध्यापकों ने यह भी गौर किया कि वह पढ़ाई में कितना मन लगाता है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इत्तेफाक की बात है कि जिस विद्यालय में सनी पढ़ता है उसी कक्षा में उसकी पड़ोसी आंटी गीता का भी बेटा पढ़ाई करता है और वह भी उसकी कक्षा में, जो कि सनी से लगभग 2 साल का बड़ा है। एक दिन सुरेश को अत्यावश्यक दफ्तर जल्दी जाना पड़ा, जिसकी वजह से वह सनी के विद्यालय छोड़ने न जा सका। इसलिए उस दिन तान्या और सनी को विद्यालय छोड़ने शांति को जाना पड़ा। शांति तान्या को उसकी कक्षा में छोड़कर सनी को उसकी कक्षा में छोड़ने जाती है। उसी समय उसके अध्यापक भी वहीं मौजूद होते हैं। वो सनी से पूछते हैं, बेटा सनी, ये तुम्हारी माँ है? सनी जवाब देता है, हाँ टीचर, ये मेरी माँ है। सनी के अध्यापक शांति से बोलते हैं, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत मन लगाता है, देखना आपका बेटा एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। वैसे आप भी ऑफिस जाती हैं, आप क्या जॉब करती हैं? सनी के अध्यापक ने पूछ लिया। शांति को कुछ खास समझ ना आई उनकी बात। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती, अध्यापक को रूपाली अध्यापिका आ जाती हैं। कहती हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, खूब मन लगा करके पढ़ाई करता है। मुझे खुशी है कि वह पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी रखता है। उसी दौरान गीता भी अपने बेटे को लेकर के आ जाती हैं। वह सनी के अध्यापक की सारी बातें भी सुनती हैं, गुस्से से आग बबूला भी होती हैं कि अध्यापक उसके बेटे की तारीफ कर रहे हैं, पर वह कर भी क्या सकती थी। चुपचाप अपने बेटे को कक्षा में छोड़कर बाहर जाने लगती है। तभी अध्यापक बोलते हैं, आपका बेटा रवि बहुत बदमाशी करता है कक्षा में और ना ही अपना होमवर्क करने आता है, कृपया करके आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। गीता को फिर से गुस्सा आता है कि अध्यापक ने उसके बेटे की कमियां गिनवाई। किसी तरह वह अपने गुस्से पर काबू करके वहां से चली जाती हैं। जाते जाते शांति को एक नफरत भरी आंखों से देखती हैं। शांति भी वहां से चली जाती है। गीता को यह बिल्कुल नहीं पसंद कि उसका बेटा जिस विद्यालय में पढ़े वहीं उसकी पड़ोसन शांति का बेटा भी पढ़े। शायद इसलिए कि शांति अनपढ़ थी और वह बिजनेस वूमेन थी। वह नहीं चाहती थी कि ऐसी अनपढ़ स्त्री उसकी किसी भी तरह से बराबरी करे। पर रवि का दाखिला हो चुका था, इसलिए अब उसे वह किसी दूसरे विद्यालय में नहीं डाल सकती थी। इसलिए रवि को मजबूरन उसी विद्यालय में पढ़ना पड़ा। खैर शांति घर आ जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। दोपहर में जब सनी को लिवाने का समय हो जाता है तो वह अपने सारे काम खत्म करके उसे लेने चली जाती है। ऐसा ही चलता रहा 1 साल तक। उसी दौरान सनी और रवि की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों में प्रेम बढ़ता जाता है, पर परीक्षा होने के पश्चात गीता यह निर्णय लेती है कि वह अपने रवि का दाखिला दूसरे विद्यालय में करवा देगी। जब रवि को यह पता चलता है तो वह गुस्सा करता है, माँ तुम मुझे दूसरे विद्यालय में क्यों डाल रही हो? मेरे सारे मित्र यहीं पढ़ते हैं, मैं भी यहीं पढ़ूंगा। मेरा सबसे अच्छा मित्र सनी भी यहीं पढ़ता है, मैं उसी के साथ पढ़ूंगा। गीता, रवि जिद मत करो, मैं तुम्हारा दाखिला और अच्छे और बड़े विद्यालय में करवाऊंगी। रवि, नहीं, मैं इसी विद्यालय में पढ़ूंगा। रवि ज्यादा जिद करता है। गीता गुस्से में आकर के उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वह रोता रोता घर से बाहर आ जाता है। वहीं उसे शांति आंटी मिलती हैं।
शांति ने देखा कि रवि बहुत रो रहा है। वह उसके पास जाती है, उससे उसके रोने का कारण पूछती है। रवि मासूमियत भरी आंखों से सब कह देता है। उसे अपने मुख से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी गीता रवि को ढूंढते ढूंढते बाहर तक आ जाती है और देखती है रवि शांति के साथ है। वह रवि को खींच करके अंदर ले जाने की कोशिश करती है, परंतु रवि शांति का हाथ कस करके पकड़ लेता है। शांति, गीता बहन, क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो आप? आपका बेटा अगर उसी विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दीजिए। गीता, तुम ज्यादा मत बोलो शांति, ये मेरे घर का मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा होगा। शांति, माफ करना, पर मेरे विचार से बच्चे की खुशी और भविष्य के लिए आप उस पर अपना दबाव मत बनाइए। गीता सारी बातें सुन करके वहां से चली जाती है। रवि अभी भी रो रहा है, पर शांति कर भी क्या सकती है? रवि है तो आखिर गीता का ही बेटा ना। गीता को खुद पर बहुत घमंड था। वह किसी को अहमियत नहीं देती थी, पर शांति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी उसे बुरा भी लगता था, पर वह बीती बात समझ करके भूल जाती थी। शांति को भी यह लगता था कि वह गीता के सामने उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। गीता ने जो भी विचार किया हो, पर उसने अपने बेटे का दाखिला दूसरी जगह नहीं करवाया। शायद उसकी ममता ने उसे रवि के खिलाफ कुछ करने ना दिया हो। जो भी है, पर है तो आखिर वह भी एक माँ ही ना। देखते देखते बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। शांति ने सुरेश से कहा। हाँ, वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है, सुरेश ने कहा। शांति, अब देखो ना, तान्या 10वीं कक्षा में पहुंच गई है और सनी 6वीं कक्षा में। उसी समय सनी हाथों में गणित का सवाल लिए और मुंह में आधा पेन घुसाए तान्या की तरफ चला जा रहा है। तनु, चल मुझे ये सवाल बता दे जल्दी से, मुझे बहुत पढ़ना है अभी, सनी ने कहा। नहीं बताऊंगी, जा अपनी सबसे अच्छी टीचर से ही पूछ लेना, तान्या ने कहा। उसी समय रवि भी हाथ में किताब लिए तान्या के पास आ जाता है। दीदी मुझे भी बताओ ना यह सवाल, मुझे भी नहीं आता है। शांति सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश थी कि वह सब कितनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। तान्या, देख रवि अपने दोस्त से कह दे कि वो मुझे पहले दीदी बोले, तभी मैं उसे सवाल बताऊंगी। सनी, नहीं बोलूंगा, जा। रवि, ओह, आप दोनों लड़ाई ही करते रहोगे क्या? अच्छा तान्या दीदी, मुझे बता दो, इस चिरकुट को मत बताना। तान्या, अच्छा बेटा, बहुत होशियारी दिखाता है तू, सब समझती हूँ तुम दोनों की चालाकी, तुम दोनों मिली भगत हो, मुझे बेवकूफ बनाते हो। शांति सुरेश एक साथ हंसते हुए। अच्छा अब बस भी करो तान्या, बता दो सवाल इन दोनों को। तान्या, नहीं माँ पापा, मैं नहीं बताऊंगी इन दोनों को कोई भी सवाल। पहले सनी से कहिए कि वो मुझे दीदी बोले, इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक मुझे एक बार भी दीदी नहीं कहा उसने। मेरा भी सुनने का मन होता है कि सनी मुझे दीदी बोले। आज मौका मिला है, आज तो मैं इसके मुंह से दीदी सुनकर ही रहूंगी। रवि, ओए सनी, बोल दे ना, इतनी सी तो बात है। सनी, ठीक है, पर पहले सवाल बताओ। तान्या, नहीं, पहले दीदी बोल। रवि सनी को कान खींचता है और बोलता है, चल बोल जल्दी, वरना अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। सनी आखिर में बोल ही देता है। सनी, तान्या दीदी मुझे यह सवाल बता दो। तान्या अब आया ना लाइन पर। तान्या खुद को सनी के मुंह से दीदी सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और उसने दोनों को सवाल बता दिया। रवि अपना सवाल समझकर अपने घर जाने लगता है। शांति उसे रोक लेती है कि अभी थोड़ी देर और पढ़ करके फिर चले जाना, शायद फिर से तुम्हें आना पड़े, तो इससे अच्छा यहीं बैठ करके पढ़ाई कर लो, जो ना समझ में आए तान्या से पूछ लेना। शांति के कहने पर रवि और कुछ देर वहीं रुक जाता है, पर रवि को अंदर से यह भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे डांट ना लगाए। रवि घर पहुंचता है। गीता, कहाँ था तू इतनी देर से? रवि, ओ माँ तान्या दीदी से सवाल पूछने गया था मैं। रवि की नजरें झुकी थी इस डर से कि गीता उसे डांटेगी, पर गीता ने उसे कुछ ना कहा। पर ऐसा नहीं है कि गीता की सोच शांति के प्रति बदल चुकी थी, वह सिर्फ अपने बेटे के लिए ज्यादा नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद सनी रवि के विद्यालय में माता पिता शिक्षक बैठक होती है, जिसमें सनी के माता पिता और रवि के माता पिता दोनों जाते हैं। वहां गीता की मुलाकात फिर से शांति से होती है। सनी रवि के विद्यालय में कक्षा 6 का आखिरी
माता पिता अध्यापक बैठक होती है जिसमें सनी रवि के माता पिता जाते हैं। शांति अंदर ही अंदर डर रही थी। हर बार की तरह की इस बार अध्यापक पता नहीं क्या प्रश्न कर देंगे शांति से। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके बच्चे का नहीं बल्कि उसी का इम्तहान हो। शांति और सुरेश अध्यापक के समीप जा बैठते हैं। रवि के अध्यापक हमेशा उसकी तारीफ ही करते हैं उसके माता पिता से। रवि ने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया अपने अध्यापक को। शांति से अध्यापक ने कुछ प्रश्न किए पर शांति डर रही थी कि क्या जवाब दे। उसे लगता है कि कहीं वह कुछ गलत ना बोल दे जिसकी वजह से उसके बेटे की बेइज्जती हो जाए। परंतु हर बार की तरह सुरेश सारी चीजें संभाल लेता था। अध्यापक को याद आता है कि सनी ने बताया था कि उसकी माँ ऑफिस जाती है, इसीलिए अध्यापक शांति से पूछ बैठते हैं कि वह कौन सा कार्य करती हैं। शांति फिर से हैरान होती है कि अध्यापक यह क्यों पूछ रहे हैं उससे। शांति, माफ करिए सर, मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करती हूँ। वह इतना बोल पाती हैं तभी गीता वहाँ मौजूद हो जाती है। उसने शांति की बात काट दी। यह तो एक अनपढ़ गंवार है, इसे चूल्हा चौका के अलावा और कोई कार्य नहीं आता है। यह सिर्फ वही कर सकती है। सनी रवि ने गीता की कही हुई बात सुनी। सनी को गीता का यह शब्द बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने जो सपना देखा था कि उस अपनी माँ को बड़ा इंसान बनाएगा, उसके बारे में वहीं खड़े खड़े विचार करने लगता है। अब वक्त आ गया है माँ के लिए कुछ करने का, ऐसा कुछ जिससे उनका नाम हो, शोहरत हो, सनी ने मन में बड़बड़ाया। रवि अपनी माँ को शांत करने का प्रयास किया पर कोई लाभ नहीं। गीता ने रवि की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे जो बोलना था उसने बोल ही डाला आखिर शांति के विषय में। उस वक्त वहाँ मौजूद सभी बच्चों और अध्यापकों ने गीता की सारी बातें सुनी पर किसी ने कोई जवाब पलट करके ना दिया। उस पल शांति को बहुत बुरा लगा। शांति को असहाय सा महसूस कर रही थी और शर्मिंदगी से अपना सिर भी झुका दी थी। शांति की आंखों में आंसू थे पर उन आंसुओं का दुख तकलीफ वहां सुरेश, तान्या, सनी के अलावा किसी ने महसूस नहीं किया। सुरेश ने गीता को जवाब देना चाहा पर सनी ने अपने पापा को रोक दिया। वहीं रूपाली मैडम भी मौजूद थी। उन्होंने शांति के पक्ष में बहुत कुछ बोला। गीता जी, आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी के विषय में कुछ भी बोलें, और भूलिए मत यह विद्यालय है। अगर आप यहाँ बच्चों के सामने यह सब बोलेंगी तो बच्चों पर क्या असर होगा। और रही बात शांति जी की, तो यह उनका निजी मामला है कि वह क्यों नहीं पढ़ लिख पाई। इस विषय में आप दखल नहीं दे सकती हैं। हो सकता है शांति जी के साथ कुछ मजबूरियां, परेशानियां रही हों जिसकी वजह से वह नहीं पढ़ पाई। आई एम सॉरी, पर आपने आज यहाँ बैठे सभी लोगों को शर्मिंदा किया है। रूपाली अध्यापिका ने अपनी तरफ से सारे मुमकिन जवाब दिए गीता को, पर गीता को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। रवि ने भी अपनी माँ की तरफ से सभी से क्षमा याचना की और सिर झुका करके गीता को साथ लेकर के घर की ओर निकल गया। रवि को बहुत बुरा लगा था। उसने घर जाकर के अपनी माँ गीता को काफी कुछ कहा था। माँ, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमको शांति आंटी फूटी आंख नहीं भाती, पर इसका यह अर्थ यह नहीं है कि तुम उनकी बदनामी करोगी। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मेरी माँ हैं जो अपने घमंड में चूर चूर हो करके यह सब कर सकती हैं। यह दिन शांति के लिए बहुत कष्टकारी रहा। उसे आज तक गीता की किसी बात का बुरा नहीं लगा, पर आज वह अंतर मन से दुखी है। सनी, तान्या, सुरेश सब मिलकर के शांति को लेकर के घर जाते हैं। रात हो चुकी है पर अभी शांति उसी सदमे में है जिससे वह बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। कभी दूसरों पर कोई आंच भी आ जाती तो शांति ढाल बन करके खड़ी हो जाती थी, परंतु आज वह खुद के लिए कुछ ना कर पाई। सनी, तान्या, माँ चलो खाना खा लो, धीमी स्वर में रोते हुए दोनों ने कहा। शांति ने दोनों की बात पर ध्यान न दिया। सुरेश, शांति उठो, चलो खाना खा लो, देखो तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। सुरेश भी दुखी था पर उसने जाहिर ना होने दिया किसी को, शायद इसलिए कि बच्चे भी रो रहे हैं और शांति तो दुखी है ही। अगर वह भी रोने लगा तो बच्चों और शांति को संभालता कौन? सुरेश ने शांति को हिलाया और फिर से अपनी बात दोहराई। शांति झटके से, हाँ कहिए, भारी आवाज में, आंखों में आंसू। सुरेश, मैंने कहा खाना खा लो, सनी और तान्या ने मिल करके बनाया है।
सुरेश की यह बात सुनते ही शांति फूट फूट करके रोने लगी और अपने बच्चों को गले से लगा ली। बेटा तुम दोनों क्यों बनाए खाना, मैं हूं ना, मैं बना दूंगी। सनी रो मत, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारी तारीफ खुल करके करेंगे और सम्मान भी देंगे तुमको। तुम पढ़ लिख नहीं पाई तो क्या हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती। तान्या माँ सनी बिल्कुल सही कह रहा है, एक दिन जरूर ऐसा आएगा और फिर तुम खुद उस दिन गीता आंटी को जवाब दोगी, लोग उनसे ज्यादा आपका सम्मान करेंगे। बच्चे अपनी माँ से बातें करते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। सुरेश को उस दिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। बच्चों में जितनी भी समझ थी उसी के बल पर उन दोनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी माँ को भी सांत्वना दिया। सनी की 6वीं कक्षा की परीक्षा नजदीक आ रही है। वह बहुत अच्छे से पढ़ता है। रवि भी खूब मेहनत करता है। फरवरी का महीना चल रहा था, उसी समय सनी का जन्मदिन आया। इत्तेफाक की बात यह है कि उसी दिन सनी के विद्यालय में वार्षिक समारोह होगा जिसमें सनी भी हिस्सा लेने वाला है। सनी अपनी रूपाली टीचर से, टीचर मैं वार्षिक समारोह में हिस्सा लेना चाहता हूँ। रूपाली ठीक है बेटा, पर तुम क्या प्रस्तुति दोगे। रूपाली आश्चर्य थी कि जो सनी कभी किसी समारोह में हिस्सा नहीं लिया करता था, आज वह अचानक से कैसे हिस्सा लेना चाहता है। सनी के विद्यालय में एकमात्र रूपाली अध्यापिका हैं जिनको सनी बहुत मानता है। रूपाली अध्यापिका स्वभाव की बहुत अच्छी हैं, वह भी सनी पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं और जब से गीता ने सनी की मां के साथ बुरा बर्ताव किया तब से वह सनी की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं। सनी ने रूपाली अध्यापिका को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने कह दिया कि वह प्रस्तुति देगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या प्रस्तुति देगा, पर उसने निर्णय लिया कि रूपाली अध्यापिका को राजी करके वह कोई ना कोई प्रस्तुति जरूर देगा। रूपाली अध्यापिका को सनी पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने सनी को अनुमति दे दी। साथ ही साथ उसे समझाई भी कि कोई भी प्रस्तुति देना अच्छे से मन से देना। गॉड ब्लेस यू, इतना कह करके सिर पर हाथ रख करके उन्होंने सनी को आशीर्वाद दिया। रूपाली टीचर अब वहां से जा चुकी हैं। रवि सनी के पास आया। सनी तू वार्षिक समारोह में प्रस्तुति देगा, वैसे अच्छी बात है, पर तूने पहले कभी कोई प्रस्तुति नहीं दी, तो क्या तू मंच पर कर पाएगा। कोशिश रहेगी कि अच्छी प्रस्तुति दूं, बाकी तो उसी दिन पता चलेगा, सनी ने जवाब दिया। दोनों मित्र घर की तरफ निकल जाते हैं। सनी रास्ते भर गंभीरता से यही सोचता रहता है कि क्या प्रस्तुति दूं। सनी अभी भी गीता आंटी की बात से दुखी है। वह अभी भी उस दुख से उभरा नहीं है। उनसे अपनी माँ से जो कहा था वह उसे याद है। इसी के चलते उसके मन में कसमकस सी रहती है कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपनी माँ को नाम और शोहरत दिला सके। सनी की उम्र इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि वह एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपना फर्ज याद करता रहता कि उसे कुछ करना है। शायद इसीलिए उसने वार्षिक समारोह में प्रस्तुति देने की सोची। खैर सनी यह सब विचार करते करते दोनों मित्र घर पहुंच जाते हैं। रवि अपने घर जाते जाते कहता है, तू जो भी सोच रहा है या जो भी तेरे दिमाग में चल रहा है वह काम तू कर, मैं तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। सनी को रवि से अपनापन दिखा। तान्या आज विद्यालय नहीं गई थी, इसलिए सनी और रवि साथ साथ विद्यालय से घर आए थे। तान्या, सनी आज बड़ी देर लगा दी घर आने में। सनी, हाँ दीदी, मैं थोड़ा रूपाली टीचर से कुछ सवाल जवाब पूछने लगा था, इसलिए देर हो गई। सनी ने किसी से भी घर में यह बात नहीं बताई कि वह विद्यालय में वार्षिक समारोह में कोई प्रस्तुति देने की सोच रहा है। शांति, आ गया बेटा तू, चल हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, भूख लगी होगी ना तुझे, आ जल्दी से, तेरे पसंद का खाना बनाई हूँ आज। माँ की यह बात सुन करके उसे एक विचार आता है। वह मन ही मन खुशी से झूमने लगता है और झटपट खाना खा करके अपने विचारों पर अध्ययन करने लगता है। 2 दिन बाद आज सनी के विद्यालय में वार्षिक समारोह है। सनी बहुत उत्सुक है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। सनी, माँ पापा, आज आप दोनों हमारे विद्यालय चल रहे हो ना। सुरेश, हाँ बेटा, मैंने पहले से ही आज के दिन छुट्टी ले रखी है, जरूर चलेंगे। क्यों शांति? शांति उदास हो जाती है, वह दोबारा सनी के विद्यालय नहीं जाना चाहती थी। शांति, नहीं नहीं, आप चले जाइए बच्चों के साथ, मैं नहीं जाऊंगी। सुरेश, अरे शांति, बच्चों की खुशी के लिए भी नहीं चलोगी? शांति, जिद मत करिए, मेरा मन नहीं है। तान्या, माँ ये वार्षिक समारोह है, इसमें माँ पापा का जाना आवश्यक होता है।
क्या अभी भी आप नहीं चलेंगी? सबके कहने पर शांति मान जाती है, पर उसे डर है कि कहीं फिर से ना उसके पढ़ाई को लेकर के कोई कुछ कहे ना, खासकर गीता। सभी लोग विद्यालय पहुंच जाते हैं। सनी तान्या अपने माता पिता के साथ और रवि अपने माता पिता के साथ। कार्यक्रम बस शुरू होने ही वाला था। तान्या ने तो पहले से समारोह में हिस्सा लिया था। समारोह शुरू हो जाता है, सभी के प्रस्तुति होती है। तीसरी प्रस्तुति तान्या की होती है, वह नृत्य करती है। सभी को तान्या की प्रस्तुति बहुत पसंद आई। आगे की ओर प्रस्तुति होती है। उसी समय रूपाली टीचर ने सनी को अपने पास बुलाया और पुनः पूछा कि वह प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। सनी, हाँ टीचर, मैं तैयार हूँ, बहुत अच्छी प्रस्तुति दूंगा। रूपाली, ऑल द बेस्ट बेटा। सनी को अपने ऊपर विश्वास था। वह सनी की बारी आ चुकी थी। सनी का नाम मंच पर गूंजता है। सनी के माता पिता आश्चर्य हो जाते हैं कि सनी का नाम क्यों बोला जा रहा है। सुरेश तान्या से भी पूछता है, कुछ पता हो तो बताए ना सुरेश को। खैर, सनी मंच पर अप्रिन पहन करके आ जाता है। सभी अचंभित थे कि यह कैसा हुलिया बना रखा है सनी ने। गीता रवि से, ये सनी क्या करने वाला है इस मंच पर? पहले तो कभी नहीं देखा है मैंने इस मंच पर। रवि, माँ तुम चिंता मत करो, सनी जो भी करेगा अच्छा प्रस्तुति देगा। गीता ने धैर्य रखा। सनी की प्रस्तुति का इंतजार हो रहा है। सनी की प्रस्तुति शुरू होने ही वाली है। सभी दर्शकों में उत्सुकता बढ़ रही थी, खासकर शांति, सुरेश, तान्या, रवि, गीता और रूपाली में। अब बस सनी को प्रस्तुति का इंतजार था। सनी माइक सेट करता है, अपना गला साफ करके सभी को शुभ संध्या नमस्कार करता है। नमस्कार, मैं जिस विषय पर प्रस्तुति देने वाला हूँ वह विषय है माँ का आपिश। आप सभी लोग यही विचार कर रहे होंगे ना कि मैं अपनी माँ को किसी दफ्तर की बातें करने जा रहा हूँ, परंतु नहीं, मैं तो उनकी एक बहुत खास, बल्कि सबसे खास दफ्तर की बात करने जा रहा हूँ। वैसे आपका यह सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि वह माँ का दफ्तर ही है। ऐसा दफ्तर जहाँ से वह घर के सब जन का पेट भरती हैं। तो चलिए मैं आप सभी को माँ के दफ्तर की ओर लेकर के चलता हूँ। मानकर चलिए आप घर के किसी कोने पर बैठे हैं। मैं आप सभी को वहीं घर के एक कोने से माँ के दफ्तर तक लेकर के जाऊंगा। दफ्तर के कुछ 3-4 गज पहले से ही एक खुशबू हमारा स्वागत करती है। स्वागत पर कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ चटाकेदार, कुछ मसालेदार एक भीनी सी खुशबू दरवाजे पर दस्तक दे रही है। शायद आप समझ गए होंगे मेरी माँ के ऑफिस को। अगर समझ गए हैं तो हमारी कुछ मदद करिए औरों को बताने में, और अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको मेरी माँ के दफ्तर तक ले करके चलता हूँ। वैसे तो उनका ऑफिस 24/7 24 आवर्स खुला रहता है। इसका मतलब अभी भी कि दफ्तर का दरवाजा जरूर खुला होगा। दरवाजे के बाहर कुछ पानी की बूंदें भी दिखेंगी और कुछ रंग भरी छींटे भी। अंदर आते ही उनका कंप्यूटर, साथ में सीपीयू, कीबोर्ड, यूपीएस और माउस भी दिखेगा। फर्क बस इतना है कि उनका कंप्यूटर सीपीयू और यूपीएस से नहीं बल्कि एलपीजी से चलता है, और साथ में माचिस रहता है। सेलफोन की जगह रेडियो रहता है और टाई बेल्ट की जगह अप्रिन रहता है। इम्पोर्टेंट फाइल्स तो उनके दराज में रहती है, जिसके बिना कोई काम नहीं चलता है। जैसे साइन करने के लिए पेन जरूरी होता है, उसी प्रकार नमक बिन उनका प्रोजेक्ट अधूरा रहता है। किसी को चोट लग जाए तो ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, पर यहाँ पर हर जख्म की दवाई उपलब्ध होती है। एक बात तो है, उस ऑफिस को जरूरत हो ना हो, पर इस माँ के ऑफिस को सबको जरूरत होती है। साथ ही साथ उस ऑफिस को संभालने वाली बॉस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी माँ का ऑफिस रसोई घर। धन्यवाद। सनी की प्रस्तुति सुन करके सभी की आंखों में पानी आ गया। सभी को अपनी माँ की मूल्य समझ में आया। सभी ने अपनी जगह से उठ करके सनी के लिए तालियां बजाई। सनी की माँ शांति भावुक को उठी और खुद को रोक ना पाई, सीधा मंच पर जा पहुंची। उसने सनी को गले से लगाने लगी। रूपाली अध्यापिका को भी सनी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। सनी के प्रधानाचार्य रूपेश जी ने सनी की प्रस्तुति को बहुत सराहना दी। उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, पर सनी को पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। उसका सिर्फ यह उद्देश्य था कि समाज उसका संदेश समझे, माँ को इज्जत देना सीखे। माँ क्या,
किसी भी औरत को इज्जत देना सीखे हर व्यक्ति। यदि माँ घर पर चूल्हा चौका करती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। वह एक दफ्तर में काम करने वाले पुरुष से भी ज्यादा मेहनत घर पर करती है। सारा घर अकेले हाथ चलाती है, सभी की जरूरतों का वक्त वक्त पर ख्याल रखती है। 24 घंटों में जब भी माँ को आवाज लगाओगे उसे अपने करीब ही पाओगे। माँ का सम्मान होना चाहिए। उसे कोई फीस नहीं मिलती है उसके इस दफ्तर पर थोड़ा सा सम्मान इज्जत मिलेगी तो वह उसमें ही खुश रहेगी। उसे कोई फीस चाहिए ही नहीं, बस अपनों का साथ चाहिए। अपनों के विश्वास सम्मान की भूखी है। सभी ने बहुत तारीफ की सनी की। महोत्सव समाप्त होते ही सभी घर जाते हैं। गीता को अपने उस दिन के बर्ताव के लिए आज पछतावा हुआ, पर वह अभी भी उसे अपने से छोटा ही समझती है, इसलिए क्योंकि गीता बाहर से पैसे कमाती है। शांति ने सनी को धन्यवाद कहा। सुरेश ने भी कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे, खूब तरक्की करो अपने जीवन में। इसी से सनी को दूसरा सुझाव आता है। सनी की सारी परीक्षा अच्छी तैयारी से हो जाती है। वह अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में टॉप भी करता है। कुछ महीनों बाद उसने अखबार में एक प्रतियोगिता के विषय में पढ़ा। वह खाना बनाने की प्रतियोगिता थी। सनी ने सुरेश और तान्या की मदद से प्रतियोगिता का फॉर्म भरा। बाद में उन लोगों ने शांति से बताया कि उसे खाना बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। शांति ने मना किया कि वो यह सब नहीं कर सकती है, उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। सुरेश ने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम एक कोशिश करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम खुद से हार मान लोगी तो क्या मतलब रह जाएगा। शांति ने हामी भरी और प्रतियोगिता के लिए तैयारी हो गई। 4 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसमें देश के अलग अलग जगह से लोग प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। शांति को डर लग रहा था, पर बच्चों और पति ने उसे डर से उबारने की कोशिश की। आज प्रतियोगिता का पहला दिन है। शांति ने अच्छा खाना बना करके न्यायाधीशों को प्रसन्न किया। इसी प्रकार प्रतियोगिता के कई पड़ाव आए और शांति ने सब में बेहतर प्रदर्शन किया। 3 दिन बाद आज प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव है, जिसमें प्रतिभागियों को बहुत मुश्किल चुनौतियां दी गई हैं, पर शांति ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और आखिर में वह प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। पूरे देश में उसका नाम हुआ। शांति बहुत खुश है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह प्रतियोगिता में जीत चुकी है। आज उसने सभी के सामने यह साबित कर दिया था कि घर की चूल्हा चौका करने वाली स्त्री देश की सबसे अच्छी खाना बनाने वाली बन सकती है। सही मायने में आज गीता का घमंड चूर चूर हो गया। उसने यह स्वीकार कर लिया कि किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर वह भी अपना हुनर देश भर को दिखा सकता है। आज शांति खुद गर्व से सिर उठाकर चलती है। अनपढ़ होने के बावजूद भी वह देश की सबसे अच्छी खाना पकाने वाली स्त्री बन चुकी है। आज उसे किसी को कुछ अपने मुंह से बोलकर साबित नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। आज स्वयं उसके हुनर ने सभी को करारा जवाब दिया है। ये मनुष्य मत समझ तू खुद को किसी से कम, क्योंकि तुझमें भी है उतना ही दम। तू भी संसार में चमक सकता है, तू भी संसार जीत सकता है। बस रखना जिगर में हौसला, मंजिल दूर नहीं है, करीब सपनों को बस दिखा दे एक राह नहीं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।